स्वागत है बच्चे। आप सभी बच्चों का हम स्वागत कर रहे हैं। आपको कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर आप सभी बच्चों का फिर स्वागत है बच्चे। स्वागत ढेर सभी बच्चों का हम बच्चे लगातार मैं प्रयास में लगा हुआ कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर आप सभी बच्चों का फिर स्वागत है बच्चे। स्वागत ढेर सभी बच्चों का हम स्वागत है बच्चे फिर से। आप सभी बच्चों को मैं क्या बताऊं, लगातार मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं कि देखिए, हम लोगों ने मिलकर के, जितने भी फैकल्टी थे हमारे, सभी मित्र थे, सबों ने मिलकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रारंभ किया है जिसका नाम कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी रखा गया है। और इसका बस एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। बार बार मैं यही आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए, जुड़िए, आप लोग सभी बच्चे जुड़िए। विकास कुमार तिवारी जी जुड़िए बच्चे। लगातार मैं आपके सामने अच्छी पढ़ाई और अच्छा कंटेंट लेकर के आता ही रहता हूं। और इस संदर्भ में हम लोग साइंस का टेस्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है साइंस का, इसके बाद मैथ, रीजनिंग और आपको जीके, ये चलता रहेगा बच्चे। तो आज के सेशन में सबसे प्रमुख बात ये कि लाजवाब प्रश्न है। आप लोग सभी बच्चों से आग्रह है कि जुड़िए मेरे से, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब जाकर के जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। और बहुत जल्दी हम लोग 1-2 दिन में प्लानिंग करते हैं, आपको ग्रुप डी लेकर के आएंगे आपके लिए इस चैनल के थ्रू। और ग्रुप डी साइंस, ग्रुप डी मैथ, ग्रुप डी रीजनिंग सब लेकर के आएंगे। और जुड़िए आप लोग। चलिए बच्चे, प्रणाम गुरुजी, गुड आफ्टरनून गुरुजी, धनंजय कुमार गुप्ता जी, चंद्रकिशोर जी, जुड़िए बच्चे। थोड़ा सा बच्चे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए इसमें। और लाजवाब ये सेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा, जब एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। ये देखिए, इस बॉल को मैंने ऊपर की ओर फेंका। ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी से ही फेंका होगा, अर्थ से ही ऊपर फेंका होगा। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्व बल जो है, वह भार के बराबर होता है। एकदम याद रखिएगा, गुरुत्व बल किसके बराबर? तो गुरुत्व बल भार के बराबर होता है। एकदम ध्यान में रखना बच्चे मेरे, गुरुत्व बल किसके बराबर होगा? भार के बराबर। और भार क्या होता है? तो भार m/g होता है। तो ये चूंकि ऊपर फेंका गया है वस्तु को, तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा तो हमेशा पृथ्वी की ओर होती है। तो जब भी वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो जी हमेशा नेगेटिव होगा, और इधर की ओर वस्तु जब गमन करेगा तो बच्चे ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जी पॉजिटिव होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, अगर वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु के दिशा के हमेशा क्या होगा? विपरीत होगा। यानी गति के विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एकदम याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अपोजिट टू द, ठीक है, टू द मोशन ऑफ द बॉल। और क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व के दिशा के हमेशा विपरीत रखता है। पीडीएफ कहां से मिलेगा सर? तो पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां से आपको, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है बच्चे। यहां देखिए, भार W बराबर क्या होता है? भार W बराबर m/g होता है। और कभी कभी भार को भी हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कह देते हैं बच्चे। गुरुत्व बल कहते हैं, भार को गुरुत्व बल कहते हैं। भार एक बल है और भार का मान हर जगह क्या होगा? बदलता रहेगा, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम थोड़ी सी और बातें इसके अलावा भी हम लोग जानते हैं। ये देखिए कि जब भी भार की बात कर रहे हैं, गुरुत्व बल की बात कर रहे हैं, तो गुरुत्व बल में 2 घटक हैं। एक क्या है? तो बच्चे भार में 2 घटक हैं, एक द्रव्यमान और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान तो कहीं नहीं बदलता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रत्येक स्थान पर बदल जाता है, ठीक है। सोनू कुमार यादव जी, बच्चे प्लेटफॉर्म से अलग की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या है, एक नए चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं और लगातार जुड़िए आप लोग। ये देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है? Gm/r² होता है। जी बराबर Gm बटा क्या होगा? r² होगा। और गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, ठीक है, आपको किस पर? तो एक तो केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान पर, और केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रा या दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रा या दाब का मात्रक क्या है? तो दाब क्या होता है बच्चे? तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बल बटे क्षेत्रफल होगा, बल बटे क्षेत्रफल होगा। और आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलेंगे? पास्कल बोलेंगे। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि बल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चे ये देखिए एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको काट देते हैं। क्या हुआ? तो केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी, ठीक है, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो देखिए कहां पर है? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यानी इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहां पर है? तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपका आंसर क्या होगा? तो आपका डी नंबर ये आंसर होगा। बच्चे एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात पर कि दाब के विषय में और भी बहुत सारी बातें आपको जाननी चाहिए। देखिए दाब जब भी चर्चा करेंगे, दाब की यानी प्रेशर की चर्चा करेंगे, तो प्रेशर याद रखिए इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, या इसको हम थोड़ा सा और बदल देते हैं, वायुमंडलीय दाब कर देते हैं। तो जब भी वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो P बराबर होता है रो इंटू जी इंटू एच होता है। यानी प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब निर्भर करेगा किस पर? तो द्रव के घनत्व पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, और द्रव की लंबवत गहराई पर, इस पर निर्भर करेगा। यानी प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन मेनली 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज, ठीक है क्या बच्चे? तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकेंड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और थर्ड इज द, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, डेप्थ बोल रहे हैं बच्चे, गहराई। और आपको यह भी पता होगा कि जब भी पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो दाब के मान में कमी आती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब घटता है, एकदम याद रखना है बच्चे। और क्यों घटता है? क्योंकि वायु की सघनता यहां कम होती है। वायु की सघनता क्या होगी? कम होती जाएगी, जिसके कारण आपका प्रेशर घटता जाएगा। लेकिन जल के अंदर जब हम गमन करते हैं, एकदम याद रखिएगा, जल के अंदर जाने पर गहराई में दाब का मान बढ़ता है। क्योंकि जल की गहराई में जाने पर क्या होगा? तो बच्चे जल की गहराई में जाने पर जल के भार में वृद्धि होती है, जिसके कारण दाब का मान यहां बढ़ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम याद रखिए, लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है, क्योंकि वायु की सघनता घट जाती है। और जल के अंदर जाने पर या द्रव के अंदर जाने पर द्रव के भार में क्रमशः गहराई पर जाने पर भार में वृद्धि होगी, जिसके कारण दाब बढ़ जाएगा। वायुमंडलीय दाब को कैसे मेजर करेंगे बेटा? वायुमंडलीय दाब को मेजर करेंगे बैरोमीटर यंत्र के द्वारा मेजर करते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, ये क्या है बच्चे? तो बेंजीन तो आपको पता है बेटा, ये देखिए, ठीक है, आपको ये बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया। फिर देखिए आपको, हमको क्या करना है? तो नेप्थलीन करना है। 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, आपको क्या बोलते थे? नेप्थलीन बोल दीजिए इसको। और 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए बच्चे, 3 बेंजीन रिंग को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, ठीक है, 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? तो बच्चे इसको एंथ्रासीन कहते हैं। और ये है क्या? तो ऑल आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। याद रखना बच्चे, ऑल आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है? सब बता दीजिए सर। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सब बता दीजिए सर। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं, एकदम याद रखिए बच्चे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, एकदम याद रखिए, बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और ये अनसैचुरेटेड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है क्या? एल्काइन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मात्र एक प्रकार का होगा, जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो एटमॉस्फेरिक,
चंद्र किशोर जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है बेटा, उसका भी यूनिट पास्कल ही होगा अगर एसआई की बात करेंगे। और अगर हम अन्य यूनिट की बात करें तो बार होता है, आपको टोर होता है, फिर एटमॉस्फेयर होता है, एटीएम। तो बच्चे ठीक है, आपको पता होना चाहिए एटीएम होगा और बार होगा और क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, बार होगा, एक और मैंने कहा टॉर भी होगा। ये आपको डिफरेंट एटमॉस्फेरिक यूनिट्स हैं, लेकिन ऐसा ही पूछेगा तो बेटा फिर पास्कल ही होगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेटा। एकदम याद रखना है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं और ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन होते हैं। एल्कीन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसका सूत्र CnH2n होगा, CnH2n होगा। और एल्काइन आपको ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहां देखिए, अणुओं के मध्य होने के कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मैं दो तीन बातें आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, जल जैसे ही चर्चा करेंगे जल की तो जल होता है H2O। क्या होगा, H2O होगा। और जल, ठीक है ध्यान दीजिए बच्चे, जल जैसे ही चर्चा करेंगे तो जल H2O हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाने से जल की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनेगा, जल की प्राप्ति होगी। और जल का क्वथनांक अधिक होगा। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होगा। इसका कारण क्या होता है, क्वथनांक के अधिक होने के कारण, क्वथनांक का अधिक होने के कारण दो होता है बच्चे। सबसे पहली बात क्या कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। याद रखिए बच्चे, कौन सा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। इसमें हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आबंध पाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा जिसके कारण जल का क्वथनांक अधिक होगा। एकदम तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपको क्या, हाइड्रोजन आबंध होते हैं। जल में कौन से बंधन, तो हाइड्रोजन आबंध होते हैं। एकदम याद रखिए बच्चे। और आपको पता होगा कि जल जो है विलायक होता है, अच्छा विलायक। जल किसका विलायक होगा, तो अच्छा विलायक होगा। ये किसके कारण होता है, तो जल का अच्छा विलायक होने का गुण, ध्यान में रखिए बच्चे, अच्छा विलायक होने का गुण, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का गुण किस पर निर्भर करेगा, तो डायपोल मोमेंट जो जल का होता है, डायपोल मोमेंट जो जल का होता है वो काफी अधिक होता है। इसका डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आपको जल जो है, ठीक है, जल जो है, ठीक है, वो सब कुछ का विलायक होता है, सर्वात्रिक विलायक होता है, सब कुछ को अपने में घोल लेने की क्षमता रखता है। अब इस पर आते हैं, उपसहसंयोजी बंधन बच्चे, जिसमें क्या होगा, तत्व का परमाणु जो है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मान लीजिए ए है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन ये साझेदारी प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो इस प्रकार बने बंधन को उपसहसंयोजी सहसंयोजन आबंध कहते हैं। आयनी बंधन क्या होता है, तो आपको पता होगा बच्चे, एक तत्व का परमाणु क्या किया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये धनात्मक आयन बना लिया। दूसरे तत्व का परमाणु क्या किया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ऋणात्मक आयन बना लिया। यानी दोनों तत्व का परमाणु क्या होगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखिए आयनी बंधन या आयनिक बंधन या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और सहसंयोजी बंधन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जब बंधन का निर्माण होता है तो ऐसे बंधन को हम सहसंयोजन बंधन कहते हैं। बहुत जल्दी दे रहे हैं बेटा, ठीक है चंद्र किशोर जी, बहुत जल्दी बैच है बेटा, ठीक है, ऑनलाइन है आपका तो आप ले सकते हैं बैच। यहां देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 10 मिलीमीटर इथेनोलिक अम्ल के 10 मिलीलीटर पानी में मिलाया जाता है और उसको अच्छी तरीके से हिलाया जाता है। मिश्रण को कुछ समय रखने के बाद वह ऐसा दिखता है। बच्चे ये देखिए मिश्रण कैसा दिख रहा है, तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, जल और अम्ल, ध्यान दीजिए बच्चे, जल और अम्ल आपस में क्या होगा, तो ठीक है, जल और अम्ल, ये देखिए 10 मिलीमीटर इथेनोलिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल बोलिए। इथेनोइक अम्ल मतलब क्या होता है, अल्कोहल होता है बच्चे। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इथेनोलिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल होगा। इथेनोइक अम्ल करिए, इथेनोइक अम्ल किसको बोलते हैं, तो इथाइल अल्कोहल को इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये देखिए
आपका एसिटिक एसिड को, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपको एसिटिक एसिड या CH3COH को हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं बच्चे। इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल कहते हैं, इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया CH3COH, एकदम ध्यान में रखिएगा। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो इथेनोइक एसिड कहते हैं बच्चे, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला होता है CH3COH। अब एक तरफ से देखिए 10 मिलीमीटर इथेनोइक अम्ल है और 10 मिलीलीटर पानी में उसको मिला दिया गया, तो कैसा दिखेगा, बोल रहा है कि उसको अच्छी तरीके से हिला भी देगा, दिया गया। आप बच्चे, सभी बच्चों को पता होगा कि आपने विनेगर देखा होगा, सिरका देखा होगा। विनेगर क्या होता है, तो विनेगर जो होता है, विनेगर को सिरका कहते हैं। ये 6%, ध्यान दीजिए, 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, ध्यान दीजिएगा। 6% एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का, ठीक है, जलीय विलयन है बेटा, एकदम ध्यान में रखना है। विनेगर 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, एकदम याद रखना है। 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। तो जब दोनों आपस में मिश्रित होगा तो ये पूर्णतः कैसा दिखेगा, तो बच्चे होमोजीनस मिक्सचर का निर्माण कर लेगा, समांगी मिश्रण का निर्माण कर लेगा। कैसा मिश्रण बनाएगा, समांगी मिश्रण बनाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब अम्ल, ठीक है, जब इथेनोइक अम्ल या, ठीक है, आपको सिरका बनता है तो उसमें क्या होगा, अम्ल और जल जो है आपस में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है और यह होमोजीनस मिक्सचर का निर्माण कर लेता है। कौन सा मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर का निर्माण कर लेता है बेटा। इसीलिए यह होमोजीनस मिक्सचर बना लिया, इसलिए आंसर क्या हो गया, आपको C नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, C नंबर आंसर होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, क्या कहा मैंने कि विनेगर जो होता है वह एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड क्या होगा, तो बच्चे 6% एसिटिक एसिड का जलीय विलयन ही आपको सिरका कहलाता है। तो ये याद रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। यहां देखिए क्या कह रहा है, आपको मैंने कई बार बताया है बच्चे। ये देखिए विटामिन है, तो विटामिन आपको क्या है, तो विटामिन जो है ये एक प्रकार का, ठीक है, जैव उत्प्रेरक है। याद रखिए बच्चे, बायो कैटलिस्ट है, क्योंकि यह पाचन में भाग नहीं लेता है लेकिन इसकी कुछ मात्रा आपके शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और एक विटामिन B3 होता है बच्चे, जो जल में घुलनशील होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नियासिन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, नियासिन बोलते हैं। इसकी कमी से, ध्यान दीजिएगा, नियासिन की कमी से क्या होता है, तो डर्मेटाइटिस, याद रखिए बच्चे, डर्मेटाइटिस रोग होता है एक। फिर देखिए डेमेंशिया रोग होता है। क्या होता है, डेमेंशिया, यानी आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो आपका प्रभावित होगा बच्चे, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। फिर क्या होगा, तो डायरिया रोग होगा बच्चे, डायरिया रोग होता है, डायरिया रोग होता है। यानी तीन चीजें इससे होती है। पहला तो डर्मेटाइटिस रोग होगा, दूसरा क्या होगा, डेमेंशिया होगा, यानी मानसिक क्षमता में कमी आएगी, और तीसरा पाचन तंत्र खराब होगा, यानी डायरिया होगा। क्या होगा, डायरिया होगा बच्चे। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नियासिन या विटामिन B3 होगा। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर राइबोफ्लेविन होगा। बच्चे ये विटामिन बी, ठीक है, विटामिन ये जो आपका राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2, याद रखिए बच्चे, विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो इसकी कमी से क्या होता है, तो आपको रक्त की कमी होगी। लेकिन आपका जो है विटामिन B3 यानी नियासिन जो है, यानी जिसकी वजह से पेलेग्रा भी रोग होता है, उसकी वजह से सबसे पहले तो डर्मेटाइटिस रोग हो गया, यानी त्वचा रोग। फिर क्या हो गया, डेमेंशिया, मानसिक रोग हो गया। फिर क्या हो गया, डायरिया, यानी पाचन तंत्र से संबंधित रोग होगा। और ये देखिए विटामिन C को हम क्या बोलते हैं, विटामिन C जो है स्कर्बिक एसिड होता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, स्कर्बिक एसिड। और विटामिन, ठीक है, A जो है वो रेटिनॉल कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी होता है, इसकी कमी से क्या होगा, रतौंधी होगा। ध्यान में रखिए। अब एक तरफ से रिपीट कर रहे हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है, विटामिन C को स्कर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आपको। और याद रखिए विटामिन, ठीक है, विटामिन B6, ध्यान दीजिए बच्चे, विटामिन
ठीक है, B12 जो है इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से भी आपको रक्त की कमी होती है, हाईली ब्लड कम हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको कि विटामिन जो है वह क्या है, जैव उत्प्रेरक है, और यह क्या करेगा, तो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी कमी से क्या होता है, डेमेंशिया रोग होता है, यानी मानसिक कमजोर होगा। तो विटामिन B3 एकदम ध्यान में रखिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए फिर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए विटामिन में कौन सा 2 विटामिन डीएनए के संश्लेषण के कार्य के लिए आवश्यक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले डीएनए देख लेते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये होता क्या है बच्चे, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ये आपको ट्रांसफर करेगा एक जनरेशन से इन्फॉर्मेशन को, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। ध्यान में रखिएगा, सेकेंड जनरेशन तक ले जाएगा। यानी आपको डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए बच्चे, आपसे पूछेगा कि डीएनए किसके बने होते हैं, तो डीएनए मुख्य रूप से 4 प्रमुख घटक होते हैं डीएनए में। एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैंने कहा आपको, फिर देखिए डीएनए बना होता है, ठीक है, आपको इसमें शुगर पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोज, कोई बात नहीं है, 2 हो गया। तीसरा, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है, और ये किसका बना होगा, तो बच्चे ये एडेनिन, ठीक है, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होता है। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होता है, एकदम याद रखिएगा, ये नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 आपको नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, ये पाया जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 विटामिन डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 को मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यह साइनोकोबालामीन है। दूसरा फॉलिक अम्ल है बच्चे, फॉलिक अम्ल है, विटामिन B9 होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, ये दोनों विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसके संश्लेषण के लिए, तो डीएनए के संश्लेषण के लिए। ध्यान में रखिए, डीएनए का संश्लेषण आवश्यक होता है, क्योंकि 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन हम ट्रांसफर करते हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, किसके द्वारा, डीएनए के माध्यम से। और मैंने कहा, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है, डीएनए जो है वो किसका बना होगा, तो मैंने कहा कि डीएनए बना होता है किसका, तो 4 चीजों का बना होता है। ध्यान में रखिएगा, डीएनए बना होगा 4 चीजों का बच्चे। सबसे पहले तो इसको डीएनए को मैंने क्या कह दिया, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ध्यान में रखिएगा, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और फिर मैंने कहा कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड का होना बहुत आवश्यक है, फॉस्फोरिक एसिड होगा। फिर मैंने कहा कि ये जो है नाइट्रोजनस बेसिस भी होना इसमें आवश्यक है, और नाइट्रोजनस बेसिस में मैंने कहा इसमें प्यूरिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्यूरिन, ठीक है, एजी और ठीक है पैरामिडिन टीसी, ध्यान में रखिएगा, पैरामिडिन क्या होगा, तो टीसी होगा, थायमीन और साइटोसिन। और अंत में मैंने कहा कि देखिए ये तो फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजनस बेस हो गया, और ठीक है इसमें शुगर भी होगा। क्या होगा, शुगर होगा, और शुगर में कौन होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो ये सब बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को डैश रखा गया है। किस में रखा गया बच्चे, आपको पता है कि यूकैरियोट्स, ध्यान दीजिए बच्चे, यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यूकैरियोट्स का मतलब क्या होगा बच्चे, जिसमें सेल जो है, सेल यूकैरियोट्स, ठीक है, 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, दूसरा होगा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो आपको ये केंद्रिका है, ये केंद्रिका जो है पूर्णतः, ठीक है, आपको क्या होगा, पूर्णतः बना होगा। याद रखना है, केंद्रिका पूर्णतः बना होता है, केंद्रिका पूर्ण रूप से बना होता है, केंद्रिका पूर्ण रूप से बना होता है, एकदम याद रखिए बच्चे, पूर्ण रूप से बना होता है। केंद्रिका यानी पाया जाता है, केंद्रिका एकदम कंप्लीट, ठीक है, आपको न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस आपको अवेलेबल होगा। ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और 5 जगत वर्गीकरण, ध्यान दीजिए बच्चे, 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका विटेकर ने आपको दिया था, विटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। और इन्होंने कहा कौन कौन से होंगे इसमें, मोनेरा बच्चे, ठीक है, प्रोटिस्टा होगा, और प्रोटिस्टा होगा, और क्या होगा,
तो ठीक है, फंगी होगा, कवक होगा, कवक होगा। और फिर क्या होगा बच्चे, तो आपको इसमें आ जाइए प्लांटेई, ठीक है। और आपको क्या होगा, अंत में आ जाएगा एनिमेलिया। क्या होगा, एनिमेलिया होगा बच्चे। तो ये देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये 5 जगत वर्गीकरण किया था किसने, तो यूकैरियोट्स ने किया था बच्चे। फंगी में आपको यूकैरियोट्स, फंगी एक यूकैरियोट्स होगा, ठीक है, प्लांटी यूकैरियोट्स होगा, एनिमेलिया आपको यूकैरियोट्स होगा। तो ये ध्यान में रखना है, यानी 5 में से, और आपको मोनेरा, ठीक है, ये आ गया आपको। तो ध्यान में रखना, 5 में से 4 जगत में क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। 5 में से 4 जगत में क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि किसमें नहीं होगा, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है एक जगत जो है उसमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, एक जगत जो है उसमें नहीं पाए जाएंगे। क्या, वो प्रोकैरियोट्स होगा। कौन होगा, प्रोकैरियोट्स। ध्यान में रखिए बच्चे, क्या होगा, तो आपको प्रोकैरियोट्स होगा। ये याद रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर क्या पूछेगा कि प्रोकैरियोट्स कौन है, ठीक है। तो मोनेरा आपको क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ध्यान में रखिएगा। बाकी 4 में क्या होगा, तो आपको पाया जाएगा यूकैरियोट्स, यानी पूर्ण रूप से, ठीक है, इसमें कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाया जाएगा, तो केवल एक में नहीं पाया जाएगा। वो कौन है, तो बच्चे वो है आपको मोनेरा, जिसमें नहीं पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोट्स में आएगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए और मजा आएगा आपको। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से स्तनधारी की कौन सी, ठीक है, रुधिर वाहिका सामान्यतया, ठीक है, यकृत की अधिक मात्रा, यूरिया की अधिक मात्रा ले जाता है। बच्चे आपको पता होगा, आप सभी बच्चों को पता होगा कि यकृत यूरिया का संश्लेषण करता है। ध्यान में रखिएगा, यकृत जो है यूरिया का संश्लेषण, यानी लीवर जो है आपका क्या करेगा, तो लीवर जो है यूरिया का संश्लेषण करता है। ध्यान में रखिएगा, लेकिन यूरिया को छानने का काम करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। और यूरिया को छानने का काम कौन करेगा, तो यूरिया को छानने का काम करता है आपका किडनी। कौन करेगा, किडनी जो है, किडनी मतलब ब्रिक जो है, वह यूरिया को छानने का काम करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ब्रिक जो है, ठीक है, क्या करेगा, तो यूरिया को छानता है, यूरिया को छानता है। ध्यान में रखिए बच्चे, यूरिया को फिल्टर्ड करने का काम कौन करेगा, तो आपको, ठीक है, यकृत बोलते हैं। यूरिया को फिल्टर करने का काम आपका ब्रिक करता है। ध्यान में रखिएगा, ब्रिक जो है आपको यूरिया को फिल्टर करने का काम करता है। अब देखिए क्या होगा, तो यकृत शिरा, ध्यान दीजिए, शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जैसे ही रक्त में यूरिया मिल गया तो आपको अशुद्ध रक्त हो गया, तो यकृत शिरा या, ठीक है, देखिए, हेपेटिक वैन जो है वो क्या करता है, तो ऐसा रुधिर वाहिका है जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में यूरिया का संश्लेषण होता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा कि शरीर में अगर यूरिया की मात्रा या यूरिक अम्ल की मात्रा आपके गांठों में बढ़ जाता है तो आपको क्या होगा, गठिया रोग हो जाता है, अर्थराइटिस रोग हो जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। और शिरा, जब भी शिरा की बात करेंगे, यानी वैन की बात कर रहे हैं, तो वैन में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा, तो अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। और जब भी आपको क्या कहेंगे, तो बच्चे हम क्या कहते हैं, आर्टरी कह रहे हैं, धमनी कह रहे हैं, धमनी में कौन सा रक्त बहेगा, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध रक्त, और आपको क्या होगा, अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो है वो आर्टरी में होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए, बार बार आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। बच्चे आप सभी बच्चों को पता है, बच्चे ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये आपकी पृथ्वी है। चलिए मान लेते हैं ये पृथ्वी है, यहां देखिए ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। बच्चे मैंने कई बार आपको बताया है कि विषुवत रेखा हो गया और ये क्या हो गया, आपका ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, लेकिन बहुत कम नहीं होगा। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए यहां पर जो है 9.37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आपको क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, और यहां पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। विषुवत रेखा से जब ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान आपको क्या होगा, तो बच्चे बढ़ता है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जी का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण आपको मैंने बार बार बताया है कि देखिए गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यह किस पर निर्भर करेगा, जी निर्भर करता है gm/r² पर, gm/r² पर। अब देखिए ध्रुवों पर न्यूनतम होगा, ये गलत बात है बच्चे, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ये आपका
सही है, ठीक है। ध्रुवों पर क्या होता है, तो आपको अधिकतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, अधिकतम। अक्षांश पर अधिकतम पता नहीं है, ध्रुवों और अक्षांश दोनों पर समान, गलत बात है बच्चे। तो जी का मान महत्तम कहां पर, तो जी का मान महत्तम, ठीक है, ध्रुवों पर होगा बच्चे। अब देखिए पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछेगा। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा कितने कंडीशन में बच्चे, 3 कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। कितने कंडीशन में, 3 कंडीशन में। कृत्रिम उपग्रह में जी का मान शून्य होगा, कृत्रिम उपग्रह में जी का मान शून्य होगा, एक। दूसरी देखिए, ठीक है, अगर पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ा दें तो आपको विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ा देंगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, शून्य होगा। और आपको पता है कि कृत्रिम उपग्रह में या पृथ्वी के केंद्र पर भी जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक फव्वारा पानी को हवा में ऊंचाई पर प्ररोह करता है, वह क्या है जो पानी पर धनात्मक कार्य करने के लिए बल देता है। बच्चे हवा में पानी को ऊपर फेंकना है, फव्वारा। बच्चे यहां 2-3 बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। एक फव्वारा पानी को हवा में ऊंचाई पर प्ररोह करता, फेंकता है, वह क्या कहलाएगा बच्चे, जो पानी पर धनात्मक कार्य करने के लिए बल देता है। तो ये जल पंप कहलाएगा, वाटर पंप कहलाता है, वाटर पंप कहलाता है। देखिए वाटर पंप किस सिद्धांत पर काम करता है, ये देखिए यहां पर स्प्रिंकलर लगा हुआ है बेटा, क्या लगा हुआ है, स्प्रिंकलर लगा हुआ है। और ये स्प्रिंकलर जो है आपको किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये देखिए पानी तीव्र गति से भागेगा ऊपर की ओर, ये भाग रहा है पानी, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेशर का मान क्या होगा, तो प्रेशर का मान यहां पर, ये काफी तीव्र गति से भागेगा तो प्रेशर का मान यहां पर क्या होगा, घट जाएगा। नीचे प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर के कारण ये ऊपर नीचे गति करेगा बच्चे। और यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान में रखिएगा। जितना भी स्प्रिंकलर है वो किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करेगा, बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। याद रखिए बच्चे, कार्य करता है। और ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत है P+, ठीक है, P+, ठीक है, P+1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियत। यानी वेग के बढ़ने पर दाब का मान घट जाता है, वेग के बढ़ने पर दाब का मान क्या होगा, घट जाएगा। और ये जल पंप होगा बच्चे, क्या होगा, जल पंप। ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो जल पंप के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, किस पदार्थ की सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा पर। मैं बार बार बताता हूं कि देखिए विशिष्ट ऊष्मा C बराबर होता है Q/m इंटू डेल्टा टी, Q/m इंटू डेल्टा टी। Q का मान होता है जूल बेटा, क्या होगा, जूल। और m का मान क्या होगा, kg। और तापमान का मान क्या होगा, केल्विन होगा। यानी 1 kg की वस्तु का तापमान, वस्तु का तापमान कितना बढ़ाने के लिए, तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगा, तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है बच्चे, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। याद रखिए बच्चे, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। यानी 1 केजी की वस्तु का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा बेटा, तो ये देखिए जूल हो गया, और ये देखिए क्या होगा, केजी, जूल पर केजी इंटू केल्विन, जूल पर केजी इंटू केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो गया। अब इसका बीमा क्या होगा, तो mL²T-2 ये हो गया आपको ऊष्मा का मात्रक। और ये m ले लीजिए और गुना क्या, केल्विन, केल्विन यानी के ही ले लेते हैं, mm काट दीजिए, क्या हुआ, L²T-2 और K-1, L²T-2 K-1 या θ-1 भी कहते हैं। तो ये विशिष्ट ऊष्मा पर हमने चर्चा किया। ध्यान में रखिए, सभी पदार्थों की केवल एक प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती है, लेकिन गैस की 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होगी। यह Cp और Cv के बराबर होगा, यह Cp और Cv होगा। Cp मतलब नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और Cv मतलब नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होगा। यानी Cp हमेशा बड़ा होगा किससे, Cv से। तो बच्चे, किस पदार्थ की सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो ये जल का होगा। किसका होगा, जल की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऐसे जल की अपेक्षा सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है, हाइड्रोजन का, लेकिन चूंकि इसमें हाइड्रोजन है नहीं इसीलिए, ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। आपको ध्यान में रखना है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल
ठीक है, 4200 जूल पर केजी इंटू केल्विन होता है बच्चे। ठीक है, 4200 जूल पर केजी इंटू क्या होगा, केल्विन होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। ऐसे अगर जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे तो 1 कैलोरी होता है बच्चे, क्या होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये ध्यान में आपको रखने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कार्बन के अपरूप का केवल एक अनियंत्रित संग्रह कौन है। तो बच्चे अनियंत्रित संग्रह की बात कर रहा है। कोयला कार्बन का, ठीक है, रवादार बेरवादार अपरूप है बच्चे। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का, ठीक है, ये क्या है, तो बच्चे यह षटफलकीय संरचना है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होगी, तो षटफलकीय होगी। हीरा हीरा की संरचना कैसी होगी, तो बच्चे चतुष्फलकीय होगी। कैसी होगी, चतुष्फलकीय होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टेट्राहाइड्रल होता है। फ्लोरीन कैसा होगा, तो C60 होता है और इसका संरचना होगा सॉकर बॉल के समान, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ध्यान में रखिएगा, लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी सॉकर बॉल के समान इसकी संरचना होती है। देखिए 60 परमाणु हैं बच्चे, कितने परमाणु हैं, 60 परमाणु इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहां देखिए इसका संरचना फिक्स है, क्योंकि सॉकर बॉल के समान। ठीक है, षटफलकीय, ग्रेफाइट की भी संरचना फिक्स है, षटफलकीय होगा। हीरा की संरचना भी फिक्स है, चतुष्फलकीय होगा। तो बताइए किसकी संरचना आपको फिक्स नहीं है, तो कोयला की संरचना आपको फिक्स नहीं है, बेरवादार संरचना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में कार्बन का अपरूप। बच्चे यहां वर्ड यूज कर रहे हैं अपरूप, ये है क्या, वो अपरूप क्या है, तो एक ही तत्व अगर अलग अलग रूपों में अगर पाए जाते हैं, यानी एनी एलिमेंट which has take a more than different forms is known as एलोट्रॉप्स। क्या कहलाएगा, एलोट्रॉप्स कहलाएगा, और इस फेनोमेनन को एलोट्रॉपी कहते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा स्थिर ताप जिस पर अपरूप दूसरों में बदल जाता है क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसा स्थिर ताप जिस पर कोई वस्तु दूसरे में बदल जाता है, इसको संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी, ठीक है, एक अपरूप को, किसको बच्चे, तो 1 एलोट्रॉप है, 1 एलोट्रॉप है, इसको, ठीक है, एलोट्रॉप है, इसको बदलना है दूसरे एलोट्रॉप में, सेकेंड एलोट्रॉप में बदलना है। सेकेंड एलोट्रॉप में अगर बदलेंगे बच्चे तो ध्यान में रखिएगा, इसमें जो टेम्परेचर काम करेगा उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जैसे ट्रांजिशन संक्रमण तापमान कहते हैं। जैसे याद रखिए बच्चे, ग्रेफाइट को आपने हीरे में बदलना है, ग्रेफाइट को आपने किस में बदलना है, हीरा में बदलना है, तो इसमें जो तापमान होगा उस तापमान को संक्रमण ताप कहते हैं। यहां देखिए क्वथनांक किसको कहेंगे बच्चे, तो ठीक है, आपको क्या होगा, द्रव वाष्प में बदलेगा, द्रव किस में बदलेगा, वाष्प में बदल जाएगा इस तापमान को, यानी लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज, ठीक है, आपको क्या कहलाएगा ये, तो ठीक है, ये कहलाएगा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक देखिए, ठीक है, ठोस द्रव में बदल जाएगा, ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए बच्चे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो वह तापमान, ठीक है, वह तापमान जिस पर आपको कोई भी गैस जो है वह जो है व्यवहार करेगा किसकी भांति, तो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगा, क्रांतिक ताप कहलाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, क्रिटिकल, ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत सारे केसेस में हम यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो ऐसा स्थिर ताप जिस पर एक अपरूप दूसरे में बदल जाता है वह ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। जैसे मैंने बताया, ग्रेफाइट को हीरे में बदलेंगे तो जिस टेम्परेचर पर यह काम करेगा उसको बोलते हैं क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। बच्चे निकट दृष्टि दोष होता क्या है, यानी मायोपिया होगा क्या, तो वर्ड देखिए क्या है, नियर साइटेडनेस। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या होता है बेटा, तो नियर साइटेडनेस होता है नियर अच्छा दिखेगा लेकिन दूर खराब होगा, दूर क्या होगा, खराब होगा। और दूर खराब होगा तो इसका कारण क्या होगा, तो दूर खराब होगा तो इसका मुख्य कारण क्या होता है बच्चे, तो दो मुख्य कारण होंगे। पहला कारण क्या होगा, तो क्या पहला कारण क्या होगा, तो आपको नेत्रलेंस जो है वो मोटा हो जाएगा और उसका जो, ठीक है, नेत्रलेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी घट जाएगी। प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पहले बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। तो अब देखिए एक तरफ से हम रिपीट कर रहे हैं ऑप्शंस को। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है बच्चे, तो आंखों की पुतली का फैलना। हाँ बच्चे, अभी तुरंत मैंने बताया कि नेत्रलेंस का मोटा हो जाना। ये देखिए नेत्रलेंस आपका मोटा हो जाएगा, तो जैसे ही मोटा होगा नेत्रलेंस तो आपकी फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से क्या होगा, पहले बन जाएगा। तो ये हो गया आंखों की पुतली का
फैलना, आंखों की पुतली का फैलना, नेत्र लेंस का फैल जाना, सामंजस्य क्षमता की घट जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से क्या होगा, पहले बन जाएगा। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेटा कौन सा लेंस का यूज करेंगे, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। और यहां पर -D के चश्मे का प्रयोग करेंगे, -D के चश्मे का उपयोग करेंगे। ये बार बार याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण धारा प्रबलता को मापता है, धारा के प्रबलता को मापेगा। देखिए धारा का पता लगाता है कौन, यानी ठीक है आपको किसी परिपथ में ठीक है धारा है या नहीं है, बह रहा है या नहीं बह रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। जबकि विभव मापी के द्वारा हम क्या करते हैं, तो बच्चे वोल्टेज का पता लगाते हैं, वोल्टेज का पता लगाते हैं विभव मापी, ठीक है। और विभव मापी या पोटेंशियोमीटर बोलते हैं बच्चे, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, तो ठीक है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करते हैं। और वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज का पता लगाएंगे, ये देखिए वोल्टेज का ही पता लगाते हैं इसके द्वारा। एमीटर के द्वारा क्या होगा, तो बच्चे विद्युत धारा के परिमाण का पता लगाते हैं, विद्युत धारा का परिमाण मापते हैं, विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू मेजर ठीक है आपको इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन ठीक है एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ठीक है मेजर द आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एकदम याद रखना है बच्चे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का केवल पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा केवल धारा का पता लगाएंगे। और ठीक है वोल्टमीटर के द्वारा आप क्या मापेंगे, तो विभवांतर को मापेंगे। विभव मापी के द्वारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर किया जाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यदि दो प्रतिरोध 25 ओम और 15 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और तब उनको 40 ओम के प्रतिरोध से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो बताइए इकट्ठा प्रतिरोध कितना होगा बच्चे, इकट्ठा प्रतिरोध कितना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बच्चे। क्या किया, ये देखिए श्रृंखला क्रम में जोड़ दिया, ये सीरीज क्रम में जोड़ दिया और इससे ठीक है आपको 40 ओम का जोड़ रहे हैं प्रतिरोध। तो आपको पता है कि 25 ओम है और ये 15 ओम है, तो कुल मिला के क्या हो गया, 40 ओम हो गया और ये 40 ओम हो गया, यानी 40 ओम 40 ओम, पहले सीरीज में जोड़ लीजिए, ठीक है 40 ओम हो गया, ऊपर में हो गया 40 ओम और नीचे भी क्या हो गया, तो बच्चे ये मान लेते हैं R3 है, तो इसका मान हो गया 40 ओम। अब दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/RS प्लस क्या हो गया 1/R3, ठीक है। तो निकाल लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा 1/40 प्लस 1/40, यानी निकल जाएगा, दिस सिंपल है 40/2 निकल गया, यानी आपको 20 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 20 ओम आपका धारा हो गया, ठीक, 20 ओम आपका प्रतिरोध हो गया। कितना ओम प्रतिरोध होगा, 20 ओम प्रतिरोध होगा। एकदम सिंपल है, कह रहा है कि दो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में ऐसे भी 25 प्लस 15 कितना हो गया 40 और ये 40 है। तो बच्चे जब भी ठीक है 40 होगा तो आपको पता है 1/RP बराबर क्या हो गया 1/40 और प्लस 1/40, तो RP क्या निकल जाएगा, RP निकल जाएगा 40 बटे कितना 2, यानी 20 ओम आपका ठीक है प्रतिरोध होगा। ध्यान में रखिएगा, कुछ भी नहीं है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है कि विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं। सौर पैनल में सौर सेल परस्पर किससे संयोजित किए जाते हैं, सौर पैनल में सौर सेल या सौर सेल किससे ठीक है आपको संयोजित किए जाते हैं। तो जनरली सौर सेल को चूंकि अत्याधिक चालक होना चाहिए बच्चे, सबसे पहले सोलर पैनल देखिए, ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल है, तो एक सोलर पैनल है उसको दूसरे सोलर पैनल से जोड़ेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो अत्याधिक ठीक है चालकता वाले धातु का उपयोग करते हैं। और ये जो चालकता वाला धातु कौन है, तो चांदी का तार है बच्चे। चांदी का तार का चालकता सबसे अधिक होता है, उष्मा चालकता बोलिए या विद्युत चालकता बोलिए, तो सबसे अधिक किसका होगा, Ag का। उसके बाद क्या होगा, तो Cu का। उसके बाद क्या होगा, एल्युमिनियम का। और सबसे अंत में क्या होगा, फेरस का होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। सोलर प्लेट में जनरली सिलिकॉन ठीक है के सिलिकॉन के प्लेट का उपयोग करते हैं और इसे जोड़ने के लिए ठीक है हम क्या करते हैं, सिल्वर के तार का उपयोग करते हैं। जबकि नाइक्रोम का तार जो है बेटा, ध्यान में रखिए, नाइक्रोम का तार जो है ठीक है निकेल और क्रोमियम का बना होता है। और ये नाइक्रोम का तार जो है क्या करता है, तो ये ठीक है विद्युत हीटर में या विद्युत ठीक है विद्युत उष्मीय यंत्र में इसका उपयोग करते हैं, विद्युत उष्मीय यंत्र में इसका उपयोग करेंगे, विद्युत उष्मीय यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि तांबा का जो तार होता है, तांबा ये कॉपर का तार बच्चे, इसका भी उपयोग हम लोग आपको विद्युत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। एल्युमिनियम के भी तार का उपयोग विद्युत के क्षेत्र में हम लोग करते हैं, ठीक है। तांबा याद रखिए कॉपर है और ये मुद्रा धातु में भी यूज किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है।
वाहनों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन कौन है बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैकल्पिक बोल रहा है तो सीएनजी होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी का जो तेल है, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जेट विमान में इसका यूज करते हैं। जेट विमान में, ध्यान में रखिएगा, जेट विमान में किसका यूज करेंगे? तो मिट्टी के तेल का। डीजल, ठीक है, भारी वाहनों में, भारी वाहन में यूज किया जाता है, भारी वाहन में यूज करेंगे। जबकि पेट्रोल, आपको पता है कि पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं, गैसोलीन भी कहते हैं। पेट्रोल से पावर पेट्रोल का भी निर्माण किया जाता है और पावर पेट्रोल का निर्माण करेंगे बच्चे। पावर पेट्रोल कैसे बनता है? तो पावर पेट्रोल में पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है। पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल का यूज करेंगे तो वो बन जाएगा पावर पेट्रोल। और आपको पता है उच्च ऑक्टेन संख्या वाले, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को हम क्या कहते हैं? गैसोलीन कहते हैं। उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है, ठीक है। तो एकदम याद रखिए बच्चे। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा यहां पर सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और सीएनजी का निर्माण किस तरह से होता है? तो सीएनजी का निर्माण हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए, प्राकृतिक गैस होता है। प्राकृतिक गैस को 20 से 25 मेगापास्कल पर हम दाबित कर देते हैं, फिर जाकर के इसका उपयोग हम लोग करते हैं ईंधन के रूप में। और जनरली वाहन में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे ही सीएनजी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस प्रकार दिखाई देता है? तो आपको पता होगा कि पानी में रखा नींबू जो है अपवर्तन के कारण, किसके कारण? अपवर्तन के कारण बड़े आकार का दिखता है। किसके कारण दिखेगा? तो अपवर्तन के कारण। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, बड़ा दिखना, ठीक है, बड़ा दिखना आपको, ठीक है, कोई भी चीज बड़ा दिखेगा, ऊंचा दिखना, ऊपर उठा हुआ दिखाना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा। जैसे तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के उदाहरण है। जैसे प्रकाश का व्यतिकरण क्या है बच्चे? पहले तो अपवर्तन जान लेते हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा? तो अभिलंब से दूर भागेगी या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जबकि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो जब दो, ठीक है, तरंगे एक दूसरे पर अधिरोपित होती हैं, एक समान तरंग है, तरंग दैर्ध्य है, आयाम है, ठीक है, आवृत्ति है, सब एक दूसरे पर आरोपित होंगी तो ऊर्जा का मान या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और आपको पता होगा बच्चे, ठीक है, जल पर पड़े तेल का चमकदार दिखना, ये किसका उदाहरण है? तो आपको प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण होता है। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? तो आपको पता होगा पूर्णांतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए और, ठीक है, निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन, तो ध्यान में रखिएगा, प्रकाश परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में अगर लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां देखिए, अतुल ने कुछ किशमिश को 100 मिलीलीटर पानी में रखा, कुछ घंटे बाद किशमिश फूल गई। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे? तो एकदम आसान है कि ये घटना क्या कहलाएगा? तो ये घटना कहलाएगा अंतः परासरण, इम्बिबिशन बोलते हैं बच्चे, इम्बिबिशन बोलते हैं। मान लीजिए कि किसी पानी में किसी चीज को रख दीजिए और वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ऑस्मोसिस के कारण वह, ठीक है, वह जीवद्रव, यानी ये देखिए यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको होते हुए जीवद्रव अंदर, जीवद्रव में जल का प्रवेश हो जाएगा बच्चे। तो इस घटना के कारण ये जो किशमिश है ये बड़ा दिखाई देगा और इसका मुख्य कारण अंतः परासरण है। जबकि विसरण क्या होता है? तो विसरण वह गुण है जिसके कारण, ठीक है, द्रव, गैसें जो है आपस में मिश्रित हो जाती है बच्चे, गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए आपस में मिश्रित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो विसरण कहते हैं। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। वही परासरण क्या होगा? तो द्रव, किसी भी जैविक पदार्थ से द्रव का बाहर निकल जाना, यह घटना क्या कहलाता है? तो वही परासरण कहलाता है। तो ये सब याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। तो निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा बेटा? यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक मतलब अभी बताए थे, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। द्रव का किसमें परिवर्तित होना? तो वाष्प में परिवर्तित होने की घटना को हम क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वथनांक कहेंगे जैसे ही, ध्यान दीजिए, जैसे ही, ठीक है, वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर अगर द्रव, ठीक है, किसका
निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा? एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलेगा तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा बच्चे। एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर द्रव, तो अगर द्रव होगा तो इसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। ध्यान में रखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब से जैसे ही कम होगा द्रव का दाब, तो वो द्रव का दाब क्या होगा? उसका क्वथनांक, ऐसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा? कम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, इसका मतलब प्रेशर का मान क्या होगा? कम होगा। कह रहा है क्वथनांक कम होगा, क्वथनांक कम होगा यानी प्रेशर का मान क्या होगा? कम होगा। ध्यान में रखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब से कम, ठीक है, याद रखना है आपको बार बार। मैंने क्या बताया कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। हायर द बॉइलिंग पॉइंट हायर द प्रेशर, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट लोअर द प्रेशर। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है जितना कम होगा उसके लिए दाब का मान उतना ही कम होना पड़ेगा। इसीलिए एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर द्रव अगर होगा तो उसका क्वथनांक कम होगा बच्चे। यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर, पहाड़ों पर जाने पर आपका जो है भोजन जल्दी नहीं पकता है। एकदम याद रखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो वेग आपको सदिश राशि, याद रखिए, वेग सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, संवेग सदिश राशि, लेकिन विद्युत विभव। बच्चे मैं बार बार बताता हूं कि जिसमें विभव लगा हो, जिसमें क्या लगा हो? जिसमें लगा हो ऊर्जा लगा हो, जिसमें उष्मा लगा हो, ठीक है, जिसमें तापमान लगा हो, सभी कौन सी राशि होते हैं? तो सभी जो है आपको अदिश राशि होते हैं। कौन सी राशि? अदिश राशि होते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि आपको जिसमें भी कोणीय लगा होगा, जिसमें भी आघूर्ण लगा होगा, ठीक है, जिसमें आपको बल लगा होगा, ठीक है, आघूर्ण लगा, बल लगा होगा, जिसमें ठीक है आवेग संवेग, सभी कौन सी राशि है? तो सभी सदिश राशि होते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें फील्ड लगा हो सभी क्या होंगे? तो सदिश राशि होते हैं। ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे कोणीय लगा हो सभी सदिश राशि होंगे। याद रखिए, ऑल क्वांटिटी विच कंटेन आपको एंगुलर, ठीक है, आपको मोमेंट एंड आपका क्या होगा? फोर्स, देन दोस क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और सदिश राशि आपको पता है बेटा क्या होता है? तो सदिश राशि वह राशि होती है, ठीक है, वह राशि होती है जिसका परिमाण भी हो, मात्रक भी हो और दिशा भी हो। ऐसे राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। एकदम याद रखना है। देखिए, एक समान वेग से गतिमान वृत्तीय पथ पर प्रभावी त्वरण का मान क्या होगा? ये देखिए थोड़ा सा ब्लर्ड लग रहा है, ये v²/r है बच्चे। v² क्या है? r है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसमें हमेशा अभिकेंद्रीय बल होगा, और अभिकेंद्रीय बल होगा तो Fc = m × AR होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा। और रेडियल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है? AR = v² क्या होगा? r होगा। तो ये हमेशा आपको v²/r त्वरण होगा। ध्यान में रखिएगा, v²/r त्वरण होगा। कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसमें एक त्वरण काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यक त्वरण बोलते हैं। और त्रिज्यक त्वरण का मान v²/r होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। साइकिल के टायर का अचानक फटना निम्न में से किसका उदाहरण है? ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। साइकिल के टायर अगर अचानक फटेगा तो आपको पता है कि उष्मा नियत रहेगा। उष्मा क्या होगा? नियत रहेगा, लेकिन तापमान नियत नहीं रहेगा। टेम्परेचर नेवर कांस्टेंट, टेम्परेचर नियत नहीं होगा। और इस प्रकार का परिवर्तन विरुद्धोष्म परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होगा? एडियाबैटिक चेंज होगा। दो चेंजेज इन विच, ठीक है, हीट इज कांस्टेंट बट टेम्परेचर इज नेवर कांस्टेंट, दैट ठीक है, देन दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है, आपको एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ध्यान में रखिए बच्चे कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका तापमान तो नियत नहीं रहता है लेकिन उष्मा नियत रहता है, जबकि समतापीय प्रक्रिया में तापमान आपका नियत रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा? नियत होगा। समायतनिक प्रक्रिया में आयतन आपका नियत रहेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, आयतन आपका नियत होगा। समदाबीय प्रक्रिया में दाब आपका नियत होगा, प्रेशर आपको क्या होगा? नियत होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चे आज का सेशन 25 क्वेश्चन का सेशन था। लगातार हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे और बस एक ही गुजारिश है बच्चे, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, फॉरवर्ड कीजिए और यकीन मानिए क्वेश्चन यहीं से आएगा ग्रुप डी में, ठीक है, इसी से आएगा बच्चे। ग्रुप डी में भी आएगा और अन्य एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी पीटी जो भी बच्चे दे रहे होंगे या दरोगा के बच्चे जो भी होंगे, देखिए सब क्वेश्चन अपने में डिफरेंट है। लगातार मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि आपको नए नए तरह के प्रश्नों को दूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप क्या करें? इस प्रश्नों को हल करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
आपको आपसे गुजारिश है एक बार फिर से कि कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी जो हमारा चैनल है उसको क्या कीजिए, जो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के सामने उसको रखिए और देखिए कि कितने अच्छे कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं आपके साथ। आपको सफलता दिलाने के का ही उद्देश्य बस एक हमारे पूरे टीम का बस एक ही उद्देश्य है कि आप सभी बच्चे सफल हों, सफल हों, सफल हों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।